आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का वन शॉट लेके आ गए आपके पास। कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम टू रेगुलेट देयर फंक्शंस व्हिच इंक्लूड्स स्टार्टिंग, स्लोइंग, स्टॉपिंग प्रोसेस टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस व्हिच ऑल द डिफरेंट पार्ट्स एंड द सिस्टम, देखिए, वर्क टुगेदर। कैसे काम कर रहा है? साथ में काम कर रहा है। The movement of plant parts in response to gravity is called as a geotropism. चलिए, there are 5 different kind of sense organs जो आपको देखने को मिलेगा और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, PYQ बनते हैं, इसलिए आप लोग याद रख लेना। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन की तरफ जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से बाहर ऑर्गन तक जा रहा है, अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना? ब्रेन ड्रॉ करना सीख लीजिए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर भी आप ड्रॉ कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर होना चाहिए। बेलम मतलब ये बेलन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन कर रहा है। आप गिर नहीं रहे हो, खड़े हो रहे हो, वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, फिर भी बैलेंस हो रहा है। दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग जान ही रहे हो, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड का मतलब हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर था और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, यानी कि सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करेगा और ये जाके रिपोर्ट करेगा हाइपोथैलेमस को। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का वन शॉट लेके आ गए आपके पास। सो एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे कॉमेट हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं आपका होस्ट राजेश कुमार सिंह फिर से आपका सबका स्वागत करता हूं और हम लोग इस वन शॉट में कोशिश करेंगे हर एक पार्ट को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स की है, उसको प्रॉपर तरीके से बहुत ही कम समय में कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बात हो रही है, 2 वर्ड से मिलके बना ये, ठीक है ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में आप देखते हो तो हर एक बॉडी ऑर्गन एक पर्टिकुलर सेंटर से, जहां से कंट्रोल होती है, पूरी की पूरी एक्शन क्रियाएं जितने भी हैं, जो रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमारा बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। एज ए डिफिनेशंस आप गो थ्रू करो तो आपको देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम टू रेगुलेट देयर फंक्शंस। देखिए, हर तरह का फंक्शंस है बॉडी के अंदर, जितने भी बॉडी में आपके फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्लांट के अंदर जितने भी आपके एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे प्लांट में क्या देखने को मिल रहा है? प्लांट का सीड से ग्रो करना, ग्रो करने के बाद सीड से जर्मिनेट करके ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्लांट की लीव्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, फ्रूट्स में चेंजेस आ रहे हैं, फ्रूट पक के गिर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ ऑल द एक्शंस जो भी प्लांट, इसी तरह एनिमल्स में भी हमारे दूसरे रूप में हम बात कर रहे हैं, मेरे हाथ का मूवमेंट अपने आप हो रहा है, हाँ, माइंड सेट कर रहा है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस हर एक बॉडी ऑर्गन्स, माउथ का, आई का एक्सप्रेशन सब एक साथ चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एक सेंटर सिस्टम होती है जो कंट्रोल कर रहा होता है। वही चीज कह रहा है कि कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम टू रेगुलेट देयर फंक्शंस व्हिच इंक्लूड्स स्टार्टिंग, स्लोइंग, स्टॉपिंग प्रोसेस टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आप देखते हैं कि कोई भी जब एक्शंस हो रहा है, कब आपको मूव करना है, कब आपको रोकना है, दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस जो हमारे को कंट्रोल के फॉर्म में देखने को मिलेगा। देखिए, कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि हम लोग मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, यानी कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स हैं जहां पे ऑर्गेनल्स हमारे अलग अलग हैं और हर एक ऑर्गेनल्स को हमारे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसी तरह प्लांट में भी हो रहा है, तो वो और ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है हर एक एक्शंस को करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच ऑल द डिफरेंट पार्ट्स एंड द सिस्टम, देखिए, वर्क टुगेदर। कैसे काम कर रहा है? साथ में काम कर रहा है, इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे, राइट, एंड हार्मोनियस मैनर टू प्रोड्यूस अ सुटेबल एंड डिजायर्ड रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब सिंपल सा चीज है कि कोई भी जब आप पार्ट को देख रहे हो
तो जैसे ही वो ट्रांसफर हो रहा है या आपको कोई एक काम करने को बोला जा रहा है, उस काम को करने के लिए अलग अलग तरह के खूब सारे हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। और वो ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग करते हो साइकिलिंग करना या मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो मोटरसाइकिल जब चला रहे हो आप, तो ब्रेन हमारा अलग तरीके से हर एक ऑर्गन को एक सिंक्रोनाइज वे में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्रेन कर रहा है। कब क्लच लेना है, कब क्लच को छोड़ना है, गियर कैसे चेंज करना है लेग से, एक्सेलरेटर कैसे चलाना है, यानी कि हर एक चीज एक सिंक्रोनाइज वे में हो रही है। और टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम बाइक को या साइकिल को चलाना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे आप लेबोरेटरी में जा रहे हो और लेबोरेटरी में जाते जाते आप क्या करते हो कि वहां पे आपको कोई बुक वगैरह निकालनी है। आपके पास लेबोरेटरी में जा रहे हो, ढेर सारी चारों तरफ बुक्स दिख रहा है, हर एक तरफ पे अलग अलग सेक्शंस के फॉर्म में बुक दिख रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आपको चाहिए साइंस की, बायोलॉजी क्लास 10th की, तो आप सबसे पहले क्या पिक करते हो? जैसे आप देखोगे उस बोर्ड को सिंक्रोनाइज करोगे, देखोगे कि क्लास 10th की किधर बायो की बुक है। क्लास 10th साइंस सेक्शन, बायो सेक्शंस में गए और जो आप बुक देखना चाहते हो या निकालना चाहते हो, ऑटोमेटिकली आपकी हैंड वहां आएगी और पिक आउट करके निकाल लेगी। यानी कि हमने एक पर्टिकुलर एक सिंक्रोनाइज वे में हर एक ऑर्गन्स को पर्टिकुलर टास्क के लिए सिंक्रोनाइज कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया और वहां से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कंट्रोल सिस्टम हर एक इंडिविजुअल्स में होगा ही होगा, क्योंकि उनके सारे एक्शंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रोसेस वन बाय वन आप देखिए कि कैसे हो रहे हैं। जैसे इसी को और डिफिनेशंस के रूप में दिया हुआ है, कंट्रोल इज अ एक्ट रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द बॉडीली एक्शन। बॉडीली एक्शन मींस बॉडी के द्वारा जो एक्शंस हो रही है ना, बॉडीज एक्शंस की बात हो रही है, राइट। जो भी आपके पास बॉडी में है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करने की प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। कोऑर्डिनेशंस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम रिस्पॉन्स। जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, साइकिलिंग या बाइसिकल या मोटरसाइकिल चलाना सीखना या लेबोरेटरी से बुक उठा के लिखना, हर एक पर्टिकुलर एक्शंस एक ही टारगेट है, हमें बुक पिक करना है, मुझे साइकिल चलाना है। और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टू फाइंड आउट द डिजायर ऑब्जेक्टिव, देयर आर मल्टीपल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, कोऑर्डिनेट टू ईच अदर एंड फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशंस का कॉन्सेप्ट, राइट। इसी में देखिए प्लांट्स वाले केस में आप देखिए, यहां पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको बताया कि प्लांट और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग है, ठीक है ना। इन प्लांट्स ओनली, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशंस जो आपके पास किसके फॉर्म में है, फाइटो हार्मोन्स के फॉर्म में है। फाइटो का मतलब ही होता है, डिफिनेशंस आप समझ जाओ, प्लांट्स, राइट। और हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन के बारे में कोऑर्डिनेट करेंगे। और देखिए ये सारे हमारे पास जो फाइटो हार्मोन्स करेंगे, ये एक और भी काम को मूवमेंट में, किसी भी प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको भी कंट्रोल करेंगे, राइट। और मूवमेंट के लिए हमारे पास दो तरह की मूवमेंट होगी, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होगी और एक क्या होगी, नेस्टिक मूवमेंट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब हो गया कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूव करेगा, और नेस्टिक मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे, राइट। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास इन्वायरमेंट से स्टिमुलस के सेल्स में आ रही है उसके अगेंस्ट मूवमेंट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। ये प्लांट का हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए काम आएगा पार्ट। और एनिमल्स में आप जब देखते हो तो एनिमल्स में हमने आपको बताया ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें और पीएनएस होंगे। जो सीएनएस में आप दो चीजें आप देखोगे, एक पार्ट जो हमारा ब्रेन जो मेन कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के और सारे जितने भी नर्वस सिस्टम होंगे, इनके अलावा उनको हमने इस ग्रुप में डाल दिया पीएनएस के फॉर्म में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आप प्रॉपर देखोगे तो हार्मोनल सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो तरह के हार्मोन्स, दो तरह के ग्लैंड्स होंगे हमारे बॉडी में, जो शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं क्लास 9 से ही,
कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि आप लोग जानते हो डक्टलेस न होकर के वो क्या होगा, डक्ट पाए जाएंगे और वो ट्यूब उस ऑर्गन से कनेक्टेड होंगी और वहां से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस एंजाइम के फॉर्म में सिक्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया हमारा, पैनक्रियास हो गया जो स्यूडो ग्लैंड के रूप में काम करता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड है स्किन के अंदर स्वेट रिलीज करने के लिए, आंख के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड, और उसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होंगे जो बॉडी के अंदर होंगे और वो सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्लड में रिलीज करेंगे, यानी कि इसके अंदर डक्टलेस होंगे, इसके अंदर डक्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज करेंगे, डायरेक्ट टू द ब्लड, राइट। और ब्लड से हर एक बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉडी पार्ट के सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्मिनोलॉजी देखिए, जो मैंने प्लांट की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लांट में आप जब देख रहे हो कि जो मूवमेंट्स है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे दो तरह की चीजें, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हमारे पास अगर एक बेसिक जरा डिफरेंसेस फिजिकल अगर आप देख लो, फिजिकल डिफरेंसेस अगर आपको बताने की बोल दी जाए कि अगर प्लांट और एनिमल्स में क्या है, तो एक टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं कि भाई प्लांट और एनिमल्स में एक चीज बड़ा ही यूनिक है कि मूवमेंट तो दोनों में होगा, एनिमल में भी होगा। प्लांट तो भाई हमारा सेट है तो वो लोकोमोशन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, लोकोमोशन, राइट। एनिमल्स लोकोमोशन भी करेगा, बट एनिमल्स कैन ऑल्सो डू द बोथ द देम, movement as well as locomotion. Locomotion simple सा concept है, the object, any kinds of object move towards one place to another, right? वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करने की प्रक्रिया को हम लोग लोकोमोशंस के रूप में करते हैं, और ये एक केवल और केवल एनिमल्स में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मूवमेंट हम लोगों ने अभी यहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल या इरिवर्सिबल ग्रोथ के रूप में, मूवमेंट के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। और ये किसके टुवर्ड्स मूव करता है, स्टिमुलस यानी कि इंफॉर्मेशंस के थ्रू। कहाँ पे, या तो लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केमिकल्स और टच। दैट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस विच इज गोइंग टू बी स्टडी इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस टू मेक देयर मूवमेंट्स ऑफ एनी काइंड्स ऑफ प्लांट, राइट। तो ये सारी की सारी स्टिमुलस में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये कारण बनेगा प्लांट को मूव कराने के लिए, ठीक है। उसी तरह नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट मूव करता है, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, ये अगेंस्ट स्टिमुलस मूव करेगा, यानी कि स्टिमुलस के अगेंस्ट मूव करता है। रिवर्सिबल प्लांट्स रिस्पॉन्सेज आती हैं जिसमें टच होगा, लाइट होगा, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। टच हम लोग कोई प्लांट को कर रहे हैं, वो आपके टच स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट ना करके उससे दूर भाग रहा है, ठीक है ना, अगेंस्ट मूव करेगा स्टिमुलस के। और लाइट हमारी जो एक स्टिमुलस के फॉर्म में होगी और उसके अगेंस्ट मूव करेगा। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टिक मूवमेंट, राइट। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट टू द डायरेक्शनल ट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें पार्ट। यस, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, देयर आर इन plants there are 5 different kinds of movement is going to be takes place as a tropic movement, right? First one is phototropism, second one geotropism, chemotropism, hydro and thigmo. फोटो किससे डिनोटेड जा रहा है, लाइट के स्टिमुलस के फॉर्म में, ठीक है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी, ठीक है। जियो ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट। केमिकल, कीमो का मतलब हो गया क्या, केमिकल स्टिमुलस काम कर रहा है। हाइड्रो हमारा वाटर के फॉर्म में, और थिग्मो टच और टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्टिमुलस विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर मेक द एनी काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, राइट। उसी में हम लोग जो आप पहला पार्ट देख रहे हो कि जब आप देख रहे हो क्या, फोटोट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट, एक आपके पास प्लांट है, रूट्स और यहाँ पे शूट्स दिखाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हमारे पास मूवमेंट है फोटोट्रोपिज्म, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। एक लाइन में अगर देखा जाए, द मूवमेंट्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द लाइट। और लाइट यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये एक स्टिमुलस है, यानी
कि इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस। देखोगे द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द लाइट रिस्पॉन्स द प्लांट टू द लाइट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटोट्रोपिज्म। यानी कि स्टेम पार्ट जो भी होंगे प्लांट के, वो किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव के रूप में ऊपर की तरफ। यानी अगर एक छोटा सा प्लांट हम लोग देखें तो दो चीजें आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे हमारे पास क्या इसका पार्ट है, रूट, और ये हमारे पास इसका पार्ट है शूट, राइट। तो देखो शूट में ये जो मूवमेंट है प्लांट का, ये हमेशा सन के टुवर्ड्स मूव करता है, यानी कि ऊपर की तरफ। इसलिए ये फोटोट्रोपिज्म कैसा हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कहां पे देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म आपको देखने को मिल रहा है शूट के अंदर। किसमें, शूट के अंदर, ठीक है। और इसी का जो निगेटिव ट्रोपिज्म आपको देखने को मिल रहा है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म किसमें देखने को मिल रहा है, रूट्स में, क्योंकि ये सन के टुवर्ड्स मूवमेंट ना करके उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। रूट पार्ट ऑफ प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, दैट मीन्स इट शोज निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे ही करके समझा दीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा समझाना है तो एक सीट बना देना, आप सीट बना के एक तरफ शो कर देना उसके सूट्स को, जिसको कि हम लोग प्लीम्यूल से बनती है। ये प्लीम्यूल से क्या बन गया, शूट, राइट, और रेडिकल से बन गया रूट, रेडिकल से बन गया रूट। तो यहां पे जो सूट होगा यहां पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा, और रूट के अंदर जो है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। वन कंप्लीटेड। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि समय कम तो क्विक रिवीजन और टू द पॉइंट, राइट। उसी का देखिए सेकंड पार्ट, जियोट्रोपिज्म में आ गए। नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि एक चीज उसी चीज को बस अब देखना, ये मूवमेंट टुवर्ड्स कहां चला गया, जियो का मतलब ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, राइट। तो इसी प्लांट में ही सेम, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देखा भी है पिछले स्लाइड में, कि सेम चीज आप समझिए, दोनों को समझा सकते हैं कि ये जो रूट्स आपको देखने को मिल रहा है, ये हमेशा किधर मूव कर रहा है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, राइट। तो ये हमारा किस तरह का है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि द मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, द रूट ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट। तो ये किस तरह का मूवमेंट है, रूट के अंदर, एक प्लांट के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। और यही सूट पार्ट जो हमारा तना का पार्ट है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है निगेटिव जियोट्रोपिज्म, राइट। The movement of plant parts in response to gravity, is called as a geotropism. Root parts of plant shows move towards the gravity, that is shows as a positive, and shoot parts that is shows as a negative geotropism. Very clear है? आशा कर रहा हूं सबको आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कीमो, केमिकल सब्सटेंसेस से आ गए हमारे पास, कीमोट्रोपिज्म है ना। तो एक लाइन में हम लोग ऐसे ऑलरेडी जानते हैं, द मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स, राइट। अब जरा समझना है कि प्लांट्स के अंदर कहां पे होगा। एक चीज यहां पे अब समझना है कि हमेशा मूवमेंट आपके पास जो होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल जर्म सेल्स, ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द स्टिग्मा, राइट, वाया प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहलाती है, क्या प्रोसेस कहलाती है, पॉलिनेशन। आप पॉलिनेशन प्रोसेस में देखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम आंथर्स टू स्टिग्मा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी डन एज a stimulus, as a tropism taken by the chemical substances which is present on this particular female reproductive part of plant, right। तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि कहीं से भी आपके पास जो हमारे पास देख रहे हैं जो पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा पार्ट पे आके इकट्ठा होना, ये प्रोसेस कहला रहा है हमारा
पॉलिनेशंस, और ये किसके थ्रू हो रहा है? ड्यू टू द कीमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल सब्सटेंसेस. The movement of plant part in response of chemical substances is called as chemotropism, like the growth of pollen tube towards the ovule during the process of fertilizations and make the fusion. तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आप देखते हो कि यहां से ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब बना के यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमारे पास हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां से मूव कर रहा होता है. तो दिस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पॉलन ट्यूब टू द ओव्यूल्स इन अ ओवा एंड मेक द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. राइट, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी कीमोट्रोपिज्म. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें. इसी के पास नेक्स्ट पार्ट में आ गया हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट. बहुत ही सिंपल और वेरी इजी, नाम से ही हो रहा है. ठीक है ना, यानी कि रूट्स मीन्स प्लांट्स पार्ट्स. राइट, रूट्स मूव्स टुवर्ड्स द वाटर. ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा कि जियोट्रोपिज्म में हमारा रूट्स हमेशा पानी की सोर्स में एक्चुअली वो मूवमेंट कर रहा है, वो भी ग्रेविटी की तरफ. राइट, अब जरा देखिए, सेम अगर ये रूट चाहता तो सीधे भी जा सकता था, लेकिन यहां पे इसको मिल गया एक प्रॉपर स्टिमुलस विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रेविटी हैविंग अ मोर देन H2O. मतलब वाटर हमारे पास इस मूवमेंट के लिए, इस स्टिमुलस के लिए ज्यादा मात्रा में है. तो ये अपना हमारा स्टिमुलस जियोट्रोपिज्म की तरफ न मूव करके कहां मूव कर जाता है? पानी के लिए. देखिए वो ग्रेविटी की तरफ जा क्यों रहा था? प्लांट को सोर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए. अगर उसको कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज में अगर एक प्रॉपर तरीके से वो रूट लगा हुआ है और उसके सोर्स बगल में कोई पानी मिल जाए, तो दिस स्टिमुलस इज मोर हैविंग इंक्लाइंस टुवर्ड्स द रूट्स फॉर इट नीड्स टू बी व्हाट? इट नीड टू बी वाटर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ. तो वो क्या करता है, वो ग्रेविटी हमारी मूवमेंट की तरफ, ग्रेविटी की तरफ ना करके उस ऑब्जेक्ट, उस सोर्स ऑफ वाटर की तरफ मूव कर जाएगा जहां पे उसके रूट के पास है. यानी कि अब जरा देखो यहां पे, अब यहां पे हम सूट की बात नहीं कर रहे हैं. अब हमारा जो रूट है यहीं पे जियोट्रोपिज्म जो होगा वो निगेटिव फॉर्म में हो जा रहा है, और यहीं पे जो H2O है वाटर के फॉर्म में है, ये हमारा कैसा बन गया? पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है. राइट, मूवमेंट तो दोनों का है, लेकिन इसका मोटिवेशंस इस स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा है. इसलिए ग्रेविटी की तरफ रूट न मूव करके कहां चला गया? सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो प्लांट के रूट का जो सोर्स जो हमको देखने को मिल रहा है कि वो ग्रेविटी से न मूव के एक वाटर कंटेंट बॉडीज मूव कर जाए, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोल देंगे सीधे हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है ना, वेरी इजी है. नेक्स्ट देखिए थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मो का मतलब ही होता है टच से संबंधित है. ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा मूवमेंट जो टच करके हो रहा हो. आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखोगे जो क्रीपर्स प्लांट्स हैं, अपने से खड़े नहीं हो सकते प्रॉपर तरीके से, उनकी जो स्टेम है काफ़ी हल्की है. तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक सोर्स को पकड़ लेंगे और उनके पास टेंडिल्स होते हैं, और वो टेंडिल्स आपस में लिपट जाएंगे, और वो टेंडिल्स उनको सोर्स का काम करेगा मूवमेंट करने के लिए. तो मोस्टली जो इस तरह के, जैसे आप लोगों के पास अंगूर वगैरह का वो हो गया, मनी प्लांट का प्लांट आपने देख लिया होगा, बहुत सारे क्यूकरबिटेसी फैमिली का जितना भी आप देखोगे सबके प्लांट ऐसे ही है, लतर पे चढ़ने वाले. तो ये जो मूवमेंट जो हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? थिग्मोट्रोपिज्म. द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन अ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म. Directional growth movement of a plant part in response to the touch of an object. Right? कुछ भी पकड़ के चला जाएगा. Climbing parts of plants such as tendrils, जो tendrils हैं इसके देख रहे हैं, और ये tendrils क्या करेंगे? किसी भी
हैवी ऑब्जेक्ट या कोई भी दीवार या कोई भी और प्लांट को क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे, जहां पे उसको सहारा मिल जाएगा और वो अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो इट इज जस्ट लाइक एनी सपोर्ट विच दे हैपेंस टू टच एंड विंड अराउंड देयर सपोर्ट्स, राइट। कैसे भी आप मूव करेगा ये प्लांट, क्योंकि उसको ग्रोथ करना है, एक ही जगह पे रहेगा नहीं, क्योंकि जमीन से अगर टच करेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो टच करके अपने किसी भी प्लांट पार्ट को टेंड्रिल से आगे बढ़ जाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, थिग्मोट्रोपिज्म। बहुत ही सिंपल था। 5 तरह के हम लोगों ने ट्रॉपिक मूवमेंट को देख लिया। अब उसी का दूसरा पार्ट जो कि नेस्टिक मूवमेंट के फॉर्म में है, और हम लोग जानते हैं नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिवर्सिबल मूवमेंट होते हैं। ठीक है ना। इट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूव नहीं करेगा। इसमें 2 चीजें देखनी है, थिग्मोनास्टिक और फोटोनास्टिक, राइट। नास्टिक डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। थिग्मोनास्टिक देखो ध्यान से, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टी। टच मी नॉट प्लांट जो आप लोगों ने देखा था, एक एग्जाम्पल, छुई मुई का पौधा होता है टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका। आप उसके लीफ को टच कर रहे हो, लीफ को टच करना हमारे हाथ क्या है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। स्टिमुलस क्या है, एक तरह का थिग्मो स्टिमुलस के रूप में है। तो हमारे को लीफ हमारी तरफ आनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ न आकर वो हमारे अगेंस्ट मूव करती है। इसलिए इस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, थिग्मोनास्टी, राइट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना, स्टिमुलस के अगेंस्ट मूव करता है। इसी तरह फोटोनास्टी का कॉन्सेप्ट देखिए। अब यहां पे आपको 2 चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। 2 तरह का एग्जाम्पल है और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग। एक डेंडेलियन और एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मून फ्लावर का। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, डेंडेलियन में लाइट हमारा दोनों काम करेगा। एक फोटोट्रोपिज्म जो हम लोगों ने फोटोट्रोपिज्म के रूप में देखा ही है, और यहां पे हम लोग को शो करना है फोटोनेस्टी। लेकिन ये क्या करेगा, डेंडेलियन डे में जो करेगा ये ट्रोपिज्म को शो करेगा, राइट। और जब नाइट होने वाली होगी उस समय ये शो करेगा क्या, नेस्टिक मूवमेंट, राइट। नेस्टिक मूवमेंट देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। एट द ब्राइट लाइट फ्लावर्स पेटल्स ओपन। जब लाइट हमारी बहुत तेज होगी, स्टिमुलस हमारा तेज है, तो वहां पे हमारे पेटल्स ओपन हो रहे हैं, यानी कि ये नेस्टिक मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, ट्रोपिज्म शो कर रहा है। ड्यू टू द, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ डे शोज ट्रोपिज्म, बट एट नाइट, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, देखिए यही प्लांट जब नाइट हो रहा है और वहां की इंटेंसिटी क्या है, लो है, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द फ्लावर्स पेटल्स क्लोज। ये भी तो लाइट ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है, थोड़ी कम है, यानी कि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो फोटोनेस्टी स्पेशली इन विच काइंड ऑफ फ्लावर, डेंडेलियन फ्लावर, ठीक है। इसी तरह एक उल्टा देखो, इसका मून फ्लावर का कॉन्सेप्ट में देखिए। मून फ्लावर में जब आप देख रहे हो तो यहां उल्टा चल रहा है, ब्राइट लाइट फ्लावर्स पेटल्स क्लोज होता है, यानी कि नाम ही है मून फ्लावर, ये रात में खिलेगा और दिन में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए यहां पे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे लिए अच्छा था खोलने के लिए, वो नेस्टिक मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। यहां पे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो जो हमारा ट्रोपिज्म होना चाहिए था, वहां पे क्या हो रहा है, फोटोनेस्टी। और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ डे शोज फोटोनेस्टिक, राइट। और अपोजिट वाला पोर्शन हमारे पास यहां पे है, जब नाइट के अंदर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो रही है, फ्लावर पेटल्स आर ओपन, क्योंकि ये रात में खिलते हैं, ठीक है ना। तो dim light is going to be act as a tropism, as a take the movement of phototropism, right, and high intensity of light act as a photonastic, right। तो ये याद रखना, ये काफी कंफ्यूजन पैदा करता है कि क्या बोल रहा है। तो 2 का एग्जांपल आपके पास फोटोनेस्टिक और थिग्मोनास्टिक याद होना चाहिए। फोटोनेस्टिक में डेंडेलियन और दूसरा मून फ्लावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन। देखिए
मूवमेंट करने के लिए हमारे पास मूवमेंट हम लोगों ने प्लांट में देख लिया। अब इसी चीज को, इस मूवमेंट को करने के लिए भी हमारे पास प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड जिसे कोऑर्डिनेशन तो हो गया, अभी कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हमारा कंट्रोल करते हैं क्या? प्लांट हार्मोन्स। और ये जो प्लांट हार्मोन्स क्या होंगे, आप देखिए क्या होते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर वन पार्ट, दिस वन, ओके। सो प्लांट हार्मोन्स की बात हो रही है, राइट? जिसमें हम लोग 5 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसेस मोस्टली, देखिए एक पहला पार्ट है, 1 मिनट 1 सेकेंड, यस, देयर इज अ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स प्रेजेंट ऑन इट। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन, राइट? जिसे हम लोग पढ़ेंगे किसके फॉर्म में? ग्रोथ हार्मोन्स के फॉर्म में, ग्रोथ फाइटो हार्मोन्स, राइट? देखिए हार्मोन्स नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लांट के जगह पे एनिमल्स वाला कॉन्सेप्ट आने लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फाइटो हार्मोन। ऑक्सिन, उसके बाद है हमारे पास जिबेरेलिन, राइट? जो हमारा क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का काम करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, राइट? ये इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करेगा। थर्ड पार्ट आप देखोगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ये शॉर्ट में आपको ऐसे समझा रहा हूं, बाकी अभी 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। साइटोकाइनिन, और उसके बाद हमारे पास आएगा एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, राइट? ये हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है। और एक हमारे पास जो प्लांट हार्मोन्स है जो गैसियस फॉर्म में है, जिसे हम लोग नाम देंगे क्या? इथाइलिन। ये इसका एक ही काम है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइट? यानी कि फ्रूट को पकाने के लिए काम आता है, ठीक है? तो ये एज ए 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जिससे ट्रॉपिक मूवमेंट या आपको फोटोनेस्टी या नेस्टिक मूवमेंट सपोर्ट करते हैं, कंप्लीट होती है, ठीक है ना? आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। ऑक्सिन फाइटो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या है? देखिए कहां पाया जा रहा है? ये सूट टिप पे। ऑक्सिन हार्मोन्स को आप एक लाइन में समझ जाना, ये ग्रोथ फाइटो हार्मोन है, ग्रोथ फाइटो हार्मोन। द काइंड ऑफ प्लांट्स कहां पाया जाएगा? अरे एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा एनिमल्स में, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा प्लांट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्पेशली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमेशा वहां पे यही फाइटो हार्मोन्स आपको देखने को मिलेगा ऑक्सिन के फॉर्म में। और देखिए ये कहां पे पाया जा रहा है? सूट टिप पे पाए जाते हैं, रूट टिप पे पाए जाते हैं। ये आगे जाके रूट टिप पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? यानी कि जहां पे भी प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वहां पे ये फाइटो हार्मोन्स जरूर पाया जा रहा है। प्रोमोट ऑल द इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, फ्रूट ग्रोथ in the growth in the plants, right? Phytohormones, this auxin is responsible for the phytotropism and geotropism. Please understand here, जो मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशंस के लिए प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मेन कंट्रोलिंग यूनिट होगा और वो कंट्रोलिंग यूनिट क्या करेगा? मूवमेंट को एक्टिवेट करेगा। तो ये जो एक्टिवेट कर रहा है मूवमेंट के लिए, यही हमारा है फाइटो हार्मोन ऑक्सिन। और ये दोनों ही पार्ट में पाया जा रहा है, एक टिप पे, रूट के और सूट के, ठीक है ना? यानी कि ऑक्सिन जैसे ही आता है, आप ध्यान से एकदम एक माइंड में डाल देना कि ये ग्रोथ फाइटो हार्मोन से रूट के टिप और सूट पे पाए जाएंगे और प्लांट के हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? इसी का दूसरा पार्ट जो है हमारा सेकेंड फाइटो हार्मोन्स जिबेरेलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, देखो, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का कॉन्सेप्ट है कि इनएक्टिव टू एक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव हो गया। यानी कैसे, क्या मतलब है? देखो सीड वगैरह पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको जैसे ही आप पानी में सोक करते हो वो स्टार्ट कर देता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो रुक गई थी, स्लो, एक जो है नॉन फेवरेबल कंडीशंस न मिलने की वजह से वो इनएक्टिव हो गया। तो जैसे ही वाटर इसको मिलता है तो वो क्या कर रहा है? अपनी डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेज को तोड़ रहा है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट। यानी कि अनमेटाबॉलिक एक्टिविटी टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया,
दिस फाइटो हार्मोन्स इन्वॉल्व सूट एक्सटेंशन, स्टेम का इलोंगेशन होगा, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग का काम करेगा, फूड डेवलपमेंट में काम करेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिबेरेलिन पार्ट का, क्योंकि हर एक पार्ट आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा। प्रोमोटिंग स्टेम इलोंगेशन, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड लूजनिंग ऑफ सेल वॉल्स। हर एक पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेज ये हमारा काम कर रहा है सेकेंड फाइटो हार्मोन जिबेरेलिन, राइट। इसी का थर्ड पार्ट जरा देखिए, सीड को हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव टू एक्टिव कर दिया, ग्रोथ होना स्टार्ट कर दिया प्लांट के रूट और टिप से, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन से। अब क्या होना स्टार्ट हो गया, साइटोकाइनिन। साइटो से समझ जाना सीधे सेल, और काइनिन का मतलब ही होता है क्या, सेल डिवीजन। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस यहां से पकड़ लोगे, यानी कि ऐसा फाइटो हार्मोन जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, उस तरह के फाइटो हार्मोन्स को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, साइटोकाइनिन। प्रमोट सेल डिवीजन, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, विच इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द ग्रोथ रूट शूट्स एंड अदर टिश्यू, राइट। और भी ये काम कर रहा है, डिलेइंग ऑफ एजिंग लीव्स, देखो है ना, एजिंग को भी आपको कंट्रोल कर रहा है। प्रेजेंट मेनली इन फ्रूट्स एंड सीड्स, इंटरेक्शंस विथ माइक्रोब्स। देखो एक और भी काम आ गया यहाँ पे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज ऑल्सो गोइंग टू बी डन और कंट्रोल बाय दिस साइटोकाइनिन, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट याद कर लीजिए। इसी तरह लास्ट पार्ट देखो, प्लांट में क्या हुआ जरा हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा मूवमेंट के थ्रू। सीड हमारा जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ करने के बाद हर एक पार्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, सेल इलोंगेशंस के थ्रू, सेल इनलार्जमेंट के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू। अंत में एक आप ऐसा सिचुएशन देखोगे कि प्लांट एक पार्ट तक जाके क्या करेगा, रुकेगा, उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुकेगी। हालांकि ये जीवन भर ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है एनुअल, वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। तो उस ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है हमारा स्पेसिफिक, जिसे हम लोग एबीए या एब्सिसिक एसिड के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिए, ग्रोथ इनहिबिटर। वो सब ग्रोथ प्रोमोटर थे हार्मोन्स सारे के सारे, और ये एक क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। तो प्रोमोट्स द डोरमेंसी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डोरमेंसी को क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है, यानी कि ये एक्टिव से इनएक्टिव स्टेज में ले आ रहा है, इनएक्टिव स्टेज में ले आ रहा है, एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट। सीड एंड बर्ड सबको ये क्या करेगा, जो स्टोमेटल पोर अभी हमने साइटोकाइनिन में देखा कि ओपन हुआ था, यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। विल्टिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ लिप्स, आप साल में एक बार ऑटम सीजन देखते हो, प्लांट की लिप्स क्या हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है। ये कौन करा रहा है, यही करा रहा है। हम लोगों को लगता था कि प्लांट के अंदर कोई भी इस तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लांट के अंदर भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा, नहीं तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एब्सिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्सिशन। ऑल्सो कॉसेज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। अरे प्लांट का फ्रूट्स अपने आप ड्रॉप आउट होना, ये भी एक पार्ट है हमारा, वो भी यही करा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये एब्सिसिक एसिड, और इसको कराने के लिए जो फ्रूट्स का जो पकने का कार्यक्रम करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हमारा जो गैसियस फॉर्म में फाइटो हार्मोन है, इसको हम लोग नाम देते हो क्या, इथाइलिन फाइटो हार्मोन। यही एक पार्ट है जो कैसा है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। ओनली फाइटो हार्मोन्स विच आर स्टेट इन अ गैसियस हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एकदम याद हो जाना चाहिए कि किस तरह का पार्ट है, फ्रूट्स को पकाने का काम कर रहा है। ये और भी काम करता है, ट्रिगर ऑब्सेशन, दैट मीन्स सीडिंग ऑफ लीव्स को ट्रिगर करता है, फ्लावर्स को भी और फ्रूट को भी। ये भी एक ग्रोथ को रोक देगा और ये उसको ट्रिगर कर देगा कि चलो भैया ड्रॉप आउट हो जाओ, ठीक है। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बाय इनहिबिटिंग स्टेम इलोंगेशन। ये अब इनहिबिट कर रहा है सेल को इलोंगेट होने के लिए, while promoting the thickness and lateral growth। देखिए और भी, इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रयोग केवल ड्रॉप आउट के लिए है, ये और भी काम कर रहा है, लेटरल मेरिस्मेटिक को ग्रोथ करने के लिए काम करता है, थिकनिंग के लिए काम कर रहा है। तो ये देखो, ये पांचों फाइटो हार्मोन्स जो थे, जो कि प्लांट हार्मोन्स में कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी का
जो प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि मूवमेंट्स हमारे ट्रोपिज्म के फॉर्म में है, और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है वो नेस्टिंग मूवमेंट के रूप में है, और जो 5 फाइटो हार्मोन्स है अलग अलग तरह से काम करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में देखते हैं। तो इतना ही पढ़ना है अभी प्लांट के लिए, बाकी पार्ट आपका है एनिमल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स वाले पार्ट में, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनिमल्स का थोड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैज बीन प्रेजेंट ऑन इट। आपको स्लाइड पे दिख रहा है नर्वस सिस्टम है, आपके पास ब्रेन एंड सिग्नल्स जो है काम कर रहे हैं, साथ में हमारे पास खूब सारे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं जो ग्लैंड्स के फॉर्म में है। यानी कि नर्वस सिस्टम, राइट, नर्वस सिस्टम आ गया, साथ में हमारे पास ब्रेन पोर्शंस, ब्रेन पोर्शंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे दिस वन, यस, और पूरी की पूरी ग्लैंड्स, पूरी क्या करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम है हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज अ सीएनएस काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये स्टिमुलस को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है। यानी कि दो जगह हमारे पास काम होगा कि बॉडी ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाए, और वहां से सेंट्रल नर्वस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी ऑर्गन तक लेके जाए, ठीक है ना। और ग्लैंड्स हमारे काम करेंगे दो, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए वन बाय वन करते हुए चलते हैं। स्टिमुलस क्या है आपको पहले ही पता होगा, इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट। Stimulus, it is a kind of information which come from the environment, which living organism respond, that is called as what, stimulus। कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आपको कौन रिसीव करेगा हमारे बॉडी के अंदर, इसको रिसीव करने के लिए एक अलग पार्ट है। 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, राइट। सो स्टिमुलस में इंटरनल हंगर भी हो सकता है, फीलिंग, देखिए यानी कि स्टिमुलस दो तरह से हमारे पास है, एक एक्सटर्नल भी हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास स्टिमुलस को अगेंस्ट या टुवर्ड्स काम करने की प्रक्रिया ही हमारा आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशंस के रूप में, ठीक है ना। और एक्सटर्नल में लाइट, साउंड, हीट वगैरह है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो प्लांट के रूप में हम लोगों ने देख रहे थे, उसी तरह स्टिमुलस के टुवर्ड्स कोई भी जो एक्शंस हो रही है मूवमेंट के फॉर्म में, तो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखिए रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या है कि इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर हैविंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एबिलिटी टू receive the informations, who catch the stimulus, right. Receptor, very special kind of cells, please understand here, and which is present in the all the sense organs, 5 sense organs में पाए जाने जाएंगे आपको, which receives stimulus। याद रखिए क्या करेगा, जिसके पास अलग तरह के हमारे पास कान के अंदर सुनने के लिए, नोज के अंदर स्मेल करने के लिए, है ना, साउंड सुनने के लिए, ठीक है, टंग हमारा टेस्ट के लिए। तो दीज आर काइंड द रिसेप्टर्स। कोई और ऑर्गन्स या कोई और सेल्स वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उस तरह की रिसेप्टर्स नहीं है। एंड पास द मैसेज टू द सीएनएस, और ये कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशंस को पास करेगा, ठीक है। न्यूरॉन्स हमारा मीडिएटर काम, सेंसरी ऑर्गन हमारा इंफॉर्मेशंस को रिसीव करेगा और उस न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा कहां, स्पाइनल कॉर्ड में या हमारा ब्रेन के अंदर। और हर एक रिस्पॉन्स के टुवर्ड्स, हर एक एक्टिविटी के टुवर्ड्स हमारा ब्रेन अलग तरह के एक इंफॉर्मेशंस सेम नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन के थ्रू बॉडी ऑर्गन तक भेजेगा, ताकि उसके रिस्पॉन्स को दे सके, ठीक है। चलिए
देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स जो आपको देखने को मिलेगा, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू बनते हैं, इसलिए आप लोग याद रख लेना। आई के अंदर हमारे पास रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट द लाइट, राइट। उसी तरह ईयर के अंदर हमारे पास फोनो रिसेप्टर जो डिटेक्ट क्या करेगा, साउंड को करेगा, ठीक है। नोज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल करने के लिए, टू डिटेक्ट द स्मेल, राइट। तो उसी तरह टंग हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर, इसी से पूछता है, ये दोनों ही आपको याद करनी है, स्पेशली नोज और टंग, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है, बच्चों को मैच करने को देगा तो आप उल्टा सीधा करते हो। तो गस्टेटरी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक से समझ लेना, वो हमारा टंग में है, ठीक है ना, और ये हमारा टेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है, और ओल्फैक्टरी क्या कर रहा है, स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। और स्किन, जाहिर सी बात है, ये टेम्परेचर, थर्मो रिसेप्टर टच को फील करता है, टच टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करेगा। देयर इज अ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन इट, एंड दिस 5 सेंस ऑर्गन्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिसीविंग द स्टिमुलस as a informations, and which is going to be done due to the presence of different kind of receptors, specialized receptors for the specific functions, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, इफेक्टर्स। व्हाट इज इफेक्टर्स आर देयर? इफेक्टर्स क्या होगा, जो रिस्पॉन्स जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे ऑर्गन को देगा किसी भी एक्शन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स, उसे ही हम लोग बोलते हो क्या, इफेक्टर्स। दीज आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस के द्वारा मसल्स तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो प्रोसेस, वो जो पर्टिकुलर मसल्स कहलाएगा इफेक्टर्स। समझ गए, या स्पाइनल कॉर्ड से आए चाहे ब्रेन से आए, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी मोटर न्यूरॉन के थ्रू। हम लोग देखेंगे, ऑल इफेक्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द नर्व्स दैट इज कॉल्ड एज इनर्वेटेड, राइट। तो एक बार देखिएगा, देखिए इसी चीज को समझना है तो यहां पे आपको दे ही दिया कैसे काम कर रहा है इफेक्टर्स। स्टिमुलस हमारा कोई भी हो सकता है, ये इन्वायरमेंट से हो रहा है, ठीक है ना। इट इज कम्स फ्रॉम वेयर, इट इज कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में से जो स्टिमुलस आई हमारे पास रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स कहाँ है हमारे पास, ये है हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास है। तो सेंस ऑर्गन से एक न्यूरॉन निकलेगी, उसे ही हम लोग नाम दे देंगे क्या, सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन, और वो जाएगा कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 पार्ट है, एक है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है हमारा ब्रेन। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, क्योंकि आप देखोगे हर बॉडी पार्ट का न्यूरॉन्स सबसे पहले बैकबोन के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगी, और वो जाके मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर, ब्रेन के अंदर कनेक्ट होगा। यानी कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन जा रहा है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड्स, और अल्टीमेट जो सीएनएस जो काम कर रहा है रोल, वो कर रहा है ब्रेन। और वहां से जो हम लोगों ने देखा, और ये देखिए जो रेस्पॉन्स को भेजा गया उस बॉडी पार्ट्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, इफेक्टर्स, इफेक्टर्स क्या है, वही हमारे मसल्स हैं। और ये क्या करेंगे, हमारा जो भी एक्शंस हुआ होगा स्टिमुलस का, वो उसके अनुसार क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ये एक कंप्लीट चैनल है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस कैसे होते हैं, इसी को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, और देखिए कुछ टर्म्स आते हैं जो बार बार, अभी हम लोगों ने नाम दे दिया अलग अलग नाम, तो उसको भी आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए बहुत ही क्विक तरीके से। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि जो सेंस ऑर्गन से इनिशिएट हो रहा है, द न्यूरॉन्स विच कैरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिसेप्टर्स यानी कि सेंस ऑर्गन्स टू द सीएनएस। मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर मतलब ब्रेन से वो आ रहा है। न्यूरॉन्स विच कैरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम the brain and spinal cord to where effectors,
दैट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। और देखो रिले न्यूरॉन, जहां पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जहां पे मिलते हैं, और ये मिलते हैं कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ये मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड में या हमारा ब्रेन के अंदर, क्योंकि वहीं से तो इंफॉर्मेशंस के बाद डिसीजन ली जाएगी। दिस इज अ टाइप ऑफ नर्व सेल्स दैट एक्ट एज अ कनेक्टर in the CNS and relaying signals between the sensory neuron and motor neuron, जो कि इंफॉर्मेशंस कैरी कर रहा है रिसेप्टर से, और मोटर न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशंस लेके जा रहा है ब्रेन टू मसल्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। Connectors between the sensory and motor neurons present in where? At the CNS. I have already mentioned here, at the place of spinal cord as well as brain. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आप देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ CNS एंड PNS। नॉर्मल तरीके से ही हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हर एक पार्ट कवर हो जाए आपका। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन की तरफ जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से बाहर ऑर्गन तक जा रहा है, अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब ब्रेन से निकलने वाले को हम लोग PNS को बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और जो हमारा स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है और ब्रेन से निकलने वाले को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। देखो, दो तरह के PNS हो गए। PNS में जब ब्रेन से कोई भी नर्व हमारे पूरे बॉडी तक निकल रहा है तो उसका नाम रख दिए हम लोग क्या, क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसे हम लोग नाम दे दिए स्पाइनल नर्व। राइट, बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जान ही रहे हो, ऑलरेडी हमारे पास है। नर्वस सिस्टम की पूरी नेटवर्क आपको देखने को मिल रही है। millions of neurons present for the whole body, and just try to be connect to the spinal cord, because that is the particular, just like a wiring like a structure which is present inside the body to transform electric signals, right? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे स्टिमुलस के फॉर्म में है, जस्ट लाइक आपके घरों में नेटवर्क है, वायरिंग की गई है करंट की, ताकि करंट को पास की जा सके। उसी तरह बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स में इंफॉर्मेशंस को भेजने के लिए नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है ना, और कैसे क्या काम कर रहा है आपको धीरे धीरे समझ आ ही रहा होगा। किसको CNS बोल रहे हैं, किसको अलग अलग। देखिए, PNS को जो हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ध्यान से समझिए, जो ब्रेन से निकलता था इसलिए उसको नाम देते थे हम लोग क्या, क्रेनियल नर्व्स। कितने हैं, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, राइट, एंड ब्रेन स्टेम, कनेक्टिंग टू द हेड, नेक, ट्रंक एंड रीजन्स। हर पार्ट में आपके पास ब्रेन से निकल के एक बॉडी पार्ट्स के हर एक पार्ट को जहां पे फैल रहा है उस पार्ट को हम लोग नाम दे दिए क्रेनियल नर्व्स। ये कितने हो रहे हैं, कितने पेयर हैं, 12 पेयर। फंक्शंस सिंपल सा है, जब वहां से आ रहा है तो रिले ही हो रहा होगा। रिले सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशंस कंट्रोलिंग सेंस लाइक स्मेल, साइट, टेस्ट, hearing, enabling functioning such as facial expressions, eye movement, swallowing, all kinds of actions through reactions is going to be controlled by this particular cranial nerves, right? तो ये एक इंफॉर्मेशंस का हमारे पास पास आउट करने का तरीका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसी में स्पाइनल नर्व्स जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है, और ये देखो कितना है, 31 पेयर है। ठीक है ना, 12 था, 12 को जोड़ लेना, 2 और 1 3 और उल्टा कर दो, 31 पेयर। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड याद करने के लिए इस तरह से ट्रिक यूज करते हैं। ईच इमर्जिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। फंक्शंस सेम चीज, द फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन द ब्रेन and the rest of the body, example arms and legs, feet, all body part। इसी में देखिए दो तरह के आपको देखने मिल रहा है। ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम ANS, नर्व्स फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर्स एंड सेक्स ऑर्गन्स, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलंटरी बॉडीली फंक्शंस जो कि कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? इनवॉलंटरी जानते ही हैं, जिसमें कंसेंट ऑफ ब्रेन की जरूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ एक्शंस इज गोइंग टू बी कंट्रोल डायरेक्टली टू द हिंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि आप लोग देखोगे ब्रेन के पोर्शंस में प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक न्यूरॉन का सेल बनाने की दिखी गई है स्ट्रक्चर, आप सबको आता है, क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आए हो, कोई नया चीज़ नहीं है। डायग्राम आप लोग बना के देख लो, इसका नाम पता होना चाहिए। डेंड्रॉइड्स जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये पूरी की पूरी बॉडी एक्सॉन कहलाती है। जो कवर वाला जो पोर्शंस कहलाएगा माइलिन से, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का जो इंफॉर्मेशन है उसे बाहर निकलने नहीं देता, और हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए, उसको नाम दे दिए नोड्स ऑफ रेनवियर। डायरेक्शंस हमेशा एक ही चीज होगा, सेल बॉडी टू नर्व एंड तक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, राइट। एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे जैसे ही ये खत्म होगा एक दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, और एक न्यूरॉन और दूसरे का जो न्यूरॉन एंड के बीच में एक गैप है जिसे नाम दे देते हैं हम लोग क्या? सिनैप्स। देख लीजिए, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, न्यूरॉन है। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स, यानी मिलियनियर बिलियनियर हम लोग हैं भाई। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। न्यूरॉन्स हैज सेल बॉडी, सेल बॉडी है तो यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी दिख रहा है, सेल बॉडी। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा। एंड स्पेशल एक्सटेंशंस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स बंडल्स देखने को मिलेंगे। ये डेंड्रॉइड बंडल्स यही क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं, क्योंकि इस डेंड्रॉइड्स के ऊपर खूब सारे हमारे पास क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स, राइट। जब बॉडी के अंदर जब एंट्री करेगी सेंसरी न्यूरॉन की जो इंफॉर्मेशंस वाया केमिकल रिएक्शंस, तो ये डेंड्रॉइड्स के पास भी रिसेप्टर्स है, उस केमिकल रिएक्शंस को रिसीव करते हैं। ठीक है, that is bundles of axon that is called nerves and found throughout the body. Axon and dendrites allow neurons to communicate even across long distance. बॉडी के अंदर इतनी बड़ी पार्ट है, हर में जगह न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, कहीं दूर इन्फॉर्मेशंस कहीं पास पहुंचाना है, तो ये एक प्रॉपर नेटवर्किंग सिस्टम है जहां पे इन्फॉर्मेशंस का पास आउट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यही तो काम करता है। इट इज जस्ट लाइक अ चैनल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इधर देखिए, अगर आपको ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स को देखना है तो आपको ऐसे एक डायग्राम को समझ जाइए। अगर ये ऐसे ख़त्म हुआ यहाँ पे बनने के बाद, ठीक है, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, राइट, दिस वन यहाँ पे हो गया। जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ बीच में गैप हो जाएंगे और एक नया न्यूरॉन्स बन जाएगा। ठीक है, ये न्यूरॉन्स जाके फिर नेक्स्ट पार्ट तक चला जाएगा। यहीं पे माइलिन शीथ आपको देखने को मिल रहा है। तो और ये अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? मेन जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक। क्यों? क्योंकि बॉडी का पार्ट्स हमारा मेन कंट्रोल यूनिट यही दोनों है, सीएनएस, और सबसे बड़ा पार्ट हमारा जो है ब्रेन है। तो ये ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है। यानी कि अगर इंफॉर्मेशंस पास आउट की अगर बात करते हैं तो सिंपली देखिए कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशंस हमारा कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेंस ऑर्गन होंगे, कोई भी सेंस ऑर्गन्स, आई हो, ईयर हो, नोज हो, टंग हो, कोई भी। तो कोई भी इंफॉर्मेशंस जब आ रही है तो यहाँ से आ रही है, और जैसे ही बॉडी के इंटरनल पार्ट में होंगे तो ये इंफॉर्मेशंस एक केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, जिसे केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में आ जाती है, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होती है, और यही केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए डेंड्रॉइड्स जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और डेंड्रॉइड से जैसे ही अंदर आएगा ये सेल के अंदर रिसीव करेगा। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ताकि फास्ट तरीके से मूवमेंट हो सके। यानी कि देखो, इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शंस था और यहाँ आने के बाद ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, और ये मूवमेंट होता चला गया। ये कहाँ चला गया? एक्सॉन के थ्रू होता चला गया, एक्सॉन, और फिर ये एक्सॉन के एंड तक चला गया, एक्सॉन एंड, राइट। जब एक्सॉन एंड के पास पहुँचते हैं, यहाँ पे आ गया, तो अब देख रहे हो क्या कि इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स है हमारे, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, अब
फिर से बीच में गैप है और फिर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशंस। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर से जो EI है ये फिर से केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये आप देखोगे तो ये जाके फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल रिएक्शंस में। और इसी के बीच में है हमारा सिनेप्स। कई बार पूछता है कि व्हाट इज द प्लेस of synapse and what is the positions which is going to be present. Synapse has been present between the two kinds of neurons, gap between them, and that is the place where electric impulse once again informations converted to the chemical reactions. फिर से ये किस में आ गया, केमिकल रिएक्शंस में। और देखिए जहाँ पे भी ये खत्म होगा तो एक दूसरा हमारे पास न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स का यहाँ पे डेंड्रॉइड्स पड़ा हुआ है। तो डेंड्रॉइड्स पड़ा हुआ जिस तरह यहाँ पे था, तो ये क्या करेगा, सेम प्रोसेस ये फिर से इस रिसीव कर लेगा केमिकल रिएक्शंस को और कन्वर्ट कर देगा इस केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। और यहाँ से ये सीधे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हो, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, CR है, ये चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। याद रखना ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में है जिसे हम लोग नाम देंगे एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने के लिए, यही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन जो है हेल्प करता है क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशंस वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हो रहा है और ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। अगर यहां से आ रहा है तो ये ऐसे जा रहा है और इसी तरह जब ये यहां से रिस्पॉन्स भी जाएगा तो ब्रेन से ही वापस अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को भी जाएगा एज अ इफेक्टर जो कि रिस्पॉन्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑलरेडी और डिटेल्स में जाना है तो वीडियो देख लेंगे, हमारा प्रॉपर बायो वाले में आपको दिख जाएगा। तो सीएनएस में देखिए दो पार्ट है, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हो। और सीएनएस में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेन पार्ट हो जाता है और ब्रेन सबसे सुपर पावर है जो पूरी की पूरी कंट्रोल को करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा फर्स्ट कह सकते हो कि फर्स्ट सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि all neurons directly connected, all neurons connected firstly to spinal cord, right? जो पहला जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये एक रिस्पॉन्स करता है और देखो इसको और आप समझ लेना, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करेगा। एक यहीं पे समझ जाना, रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल डन बाय स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग देखेंगे भी जो ब्रेन है हमारा अल्टीमेट स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में जो अल्टीमेट जो हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है, क्या है ये, अल्टीमेट कंट्रोलिंग यूनिट जो कहलाती है क्या, ब्रेन। हर एक पार्ट को कंट्रोल करेगा, ये वॉलंटरी को भी एक्शंस को कंट्रोल करेगा एज वेल एज इनवॉलंटरी, राइट। और कुछ एक एक्शंस हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस न होके जो इनवॉलंटरी में स्पेशली ऑडिटरी और विजन्स को देखने के लिए काम करता है, ऑडिटरी एंड विजुअल्स, राइट, एज अ रिफ्लेक्स एक्शंस, राइट। यानी कि इन वॉलंटरी एक्शंस कह सकते हो इनवॉलंटरी के लिए, ठीक है ना। बाकी रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है हमारा, इतनी सारी प्रोसेस इतना हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना नहीं है। सर्विकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रम, कॉर्टेक्स इस तरह से जुड़े हुए हैं। हर एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे गर्डल्स बने होते हैं, ठीक है।
और दूसरा वाला जो पोर्शंस बना होगा ये आगे की तरफ से बना हुआ उठा हुआ जाके ये क्या करेगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के पास जाके लॉक्स हो जाते हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड एराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम। ये ब्रेन से अराइज हुआ और पूरी वर्टिब्रल कॉलम में फैला हुआ, और हम लोग जानते हैं हाउ मच पेयर प्रेजेंट ऑन इट, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। इट कैरीज मैसेजेस एंड all the informations from the brain. It also control, understood here, reflex actions. Reflex actions is going to be controlled by the spinal cord. Spinal cord अगर आप कट करके देखते हो तो कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को बुक में दिया हुआ, ठीक है ना, इस तरह से एच शेप में बना हुआ, ये इस तरह का, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं, क्योंकि यही इसका मेन फंक्शंस कंट्रोल करने का है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होंगे एक्शंस जो हमारे बॉडी में बहुत ही क्विक रिस्पांस के फॉर्म में आएंगे, जहां पे टाइमिंग आपकी रिस्पांस करने की काफी कम होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक नेल आपको बॉडी के अंदर चुभ रहा है, आपकी बॉडी क्विक हटा दे रही है, ठीक है ना। कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों की तरफ से आ रही है, आपकी आंख क्लोज हो जा रही है। इसका मतलब क्या, द काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्शंस विच हैविंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक द रिफ्लेक्स, मेक द रिस्पॉन्सेज वेरी क्विक फास्ट। सो इस तरह के एक्शंस को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शंस। इट इज अ सडन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ द इफेक्टर्स टू अ स्टिमुलस। Suddenly we draw your hands, we suddenly touch a hot object, right? Reflex actions done by the spinal cord. सिंपल सा एक आपके पास एक्शन है सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ से आपको एक बर्न किया हुआ चल रहा है बॉडी का पोर्शंस, एक रिस्पॉन्स जा रही है न्यूरॉन्स के थ्रू, कहाँ, ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास सॉरी, और वहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन है जो कनेक्ट करता है इंटर न्यूरॉन, और ये यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर मसल्स तक लेके आ रहा है, और मसल्स वहाँ से क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को क्या करो, रिमूव करो। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट जनरेट कर रहा है। तो इधर का पोर्शन हमारा सीएनएस को डिनोट कर रहा है, इधर हमारा पीएनएस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, एक सिंपल सा। और ये एक आर्क बनाता है, इसलिए इसका नाम हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के रूप में भी करते हैं। ये 2 या 3 नंबर का सीबीएसई का पेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे along which nerve impulses travel during the reflex actions. Reflex arc shows how neurons type of working together. See here, stimulus receptor है, यहाँ से आपके न्यूरॉन्स के होते हुए ये चला गया कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में, बीच में हमारे पास एसोसिएट न्यूरॉन है, यानी कि रिले न्यूरॉन है, कनेक्ट करता है इंटर न्यूरॉन, और वो क्या करेगा, रिले इंफॉर्मेशंस को भेजेगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टर्स, जहाँ पे क्या किया कि हमने रिस्पॉन्स को देना है। और देखिए ये एक प्रॉपर आर्क के फॉर्म में जनरेट होता है, जैसे एक ड्राइंग में जिस तरह आर्क बनाते हैं ऐसे, यानी कि यहाँ से हमारी स्टिमुलस से स्टार्ट हुआ और इफेक्टर तक लेके गया, ठीक है ना, और इसी के बीच में हमारे पास एक पोर्शंस आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का है न्यूरॉन, जो कि हमारा रिले न्यूरॉन है, और इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोल दिया, सेंसरी न्यूरॉन कैरी कर रहा है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। आप ऑलरेडी बुक में कई बार देख चुके हो। ये हमारा चूंकि सीएनएस से आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया क्या, मोटर न्यूरॉन। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो और ये हमारा रिले न्यूरॉन है ही है, तो ये एक आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिए क्या, रिफ्लेक्स आर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रॉ करना सीख लीजिए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर भी आप ड्रॉ कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। 2 नंबर का क्वेश्चंस बार बार पूछता है। अब आ गया ह्यूमन ब्रेन का कॉन्सेप्ट, ब्रेन का डायग्राम, ठीक है, बनाने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं कैसे। तो ओके चलिए, ब्रेन पोर्शंस आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम बनाने को बहुत कम पूछता है,
इसके देखिए ब्रेन को पार्ट को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में ऑलरेडी ब्रेन के बारे में दिख रहा है पोर्शंस, राइट, इस तरह से, ठीक है। फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में हम लोग क्या देखेंगे, सेरिब्रम का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। सेरिब्रम है हमारा, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, पिट्यूटरी है, इस तरह का सब देखने को मिलेगा। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा मिड ब्रेन देखेंगे इसी पार्ट में, और साथ में हिंड ब्रेन देखेंगे, राइट। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट पढ़ेंगे, पॉन्स, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, और तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर पोर्शंस वेयर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड, यानी कि ब्रेन को हमारा मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, जो मेन पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, मेन कंट्रोल यूनिट। और इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है ना। ब्रेन का डायग्राम आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। सपोज दैट लाइक दिस वन, ये ऐसे बनाना सीख लेना अगर बनाना है तो, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे एक सेरिब्रम का पोर्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। बस इसी के बाद पोर्शंस को हम लोग शो कर देंगे। कैसे, अब यहाँ से इसको ऐसे पार्ट में डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक। और ये 2 पार्ट में आके बटा हुआ, तो इसी में आपके पास क्रेनियल नर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे की पूरी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपने को देखने को मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्रेनियल बोल सकते हो, है ना, क्रेनियल नर्व्स, राइट, नर्व्स, यानी कि ये ऊपर का पोर्शंस हो गया क्या, स्कल्प, और ये 2-3 लेयर में पड़ा हुआ है, और ये 2 पार्ट में बटा हुआ। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ये आगे के पोर्शंस को नाम दे देंगे हम लोग सेरिब्रम, राइट, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो ग्लैंड्स पाई जाती है पिट्यूटरी है, यहीं पे आपके पास समझ जाइए हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिल जाएगा, मेन पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉन्स, हाँ, पॉन्स हो गया। और ये हमारा हो गया सेरिबेलम, क्या हो गया, सेरिबेलम। और जो लास्ट पार्ट है इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, राइट। यहाँ पे बी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिट्यूटरी के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो ग्लैंड्स के फॉर्म में, उसको हम लोग ग्लैंड में देख लेंगे। तो ये इस तरह का, और इस तरह का खूब सारा क्रेनियम आपके पास देखने को मिलेगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और स्कल जो है हमारा हार्ड पार्ट जो कि प्रिवेंट करने के लिए, और सारी की सारी इसके अंदर आप देखोगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फॉर्म में होंगे, और यहाँ से जो खूब सारी नर्व्स निकलेगी यही जाके आगे स्पाइनल कॉर्ड्स में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, और पूरी की पूरी ब्रेन का फॉर्मेशंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा इसके फंक्शंस 1 by 1 करके फंक्शंस को देख लेंगे और कैसे होते हैं। इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज अ प्रोटेक्टेड बाय अ क्रेनियम, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्रेनियम जो स्कल के रूप में है उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। इट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस के रूप में, विथ अ फ्लूइड which is protected to the brain from the shocks, and this fluid is called cerebrospinal fluid, right. There has a 3 main parts, forebrain, midbrain as well as hindbrain, right. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फोरब्रेन में जो मेन पार्ट है हमारा सेरिब्रम आता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट सेरिब्रम दैट इज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओल्फैक्टरी लोब्स, ये 2 पार्ट हमारे को कवर करते हैं फोरब्रेन में। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि यहाँ पे जो मेन पार्ट है वॉलंटरी एक्शंस, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस आर गोइंग टू बी कंट्रोल बाय द फोरब्रेन, राइट। और देखिए इसमें स्मेल है, टच है, हियरिंग है, साइट है, मेंटल एक्टिविटीज, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी,
दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस, आप याद करना, रिमेंबरिंग, रिकॉल करना, हर एक पोर्शन हमारा 4 पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको सेरिब्रम बोलेंगे, ठीक है। मिड ब्रेन क्या होते हैं? मिड ब्रेन में मिजेनसिफेलॉन वगैरह का पोर्शंस है, काफी कम पढ़ना है आपको। 2 चीजें आपको देखने को मिलेगा, इट कंट्रोल्स विच काइंड ऑफ एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक, स्पेशली विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। जैसे कोई आपके साथ कोई पीछे जा रहा है, बहुत लोग हैं, आपका नाम कोई बुला देता है, आप तुरंत क्विक रिस्पॉन्स कर देते हो। छोटे बच्चों के पास थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, कोई अगर साउंड प्रोड्यूस करते हैं कान के पास तो वो मूवमेंट करता है। ये सारी एक्शंस हमारी कंट्रोल होती हैं मिड ब्रेन से, ठीक है। उसी का थर्ड पार्ट जो हिंड ब्रेन है, जो कि बार बार पूछता है इससे क्वेश्चंस, आप समझ जाओ। 3 पार्ट ऑलरेडी इसमें है, पॉन्स है, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है ना। पॉन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, कब तेज सांस लेनी है, कब कम लेना है, ये कंट्रोल कर रहा है कौन? पॉन्स। ये अकॉर्डिंग टू द एक्शंस, ठीक है ना। सेरिबेलम आपको याद होना चाहिए, बेलम से याद रखिएगा, ये क्या करेगा? बॉडी पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स को क्या करेगा? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हम जब डिटेल्स पढ़ाते थे तो इसे माता जी का बेलन बोलते थे, जिसके डर से पूरा का पूरा घर क्या होता था? कंट्रोल में रहता था, डर से रहता था। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर होना चाहिए। बेलम मतलब ये बेलन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन कर रहा है। आप गिर नहीं रहे हो, खड़े हो रहे हो, वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, फिर भी बैलेंस हो रहा है। दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम, बट इट इज द पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? हिंड ब्रेन। मेडुला नेक्स्ट पार्ट, वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस, जो भी आपके पास इनवॉलंटरी, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्नीजिंग, blinking of eye, these all kinds of actions is going to be denoted as involuntary actions, जहाँ पे वो कभी कोई थकता नहीं है, उस एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है हमारा हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्सेस, राइट, लाइक swallowing, coughing, sneezing, secretions of saliva, vomiting, these all kinds of actions is going to be controlled by the medulla oblongata, right. So this part of the brains which is control all the actions, right. Glands, in a very short form, we have to go through all the glands. See here, the glands is the structure where any kind of object which are having and producing what? Producing lots of chemical substances, उस तरह के glands को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। और ग्लैंड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। द ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू विच सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सिंपल सा केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी रिलीज बना कर रही है। एपिथेलियल टिश्यू का है, अलग अलग शेप एंड साइज का है, कोल्यूमिनर है, क्यूबोइडल है, सिलिएटेड, अलग अलग तरह के कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड। तो इसी को बना के ग्लैंड बना दिया और वो क्या करेगा? केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे पास इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये क्या होंगे? डक्टलेस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम वगैरह सिक्रेट करेंगे या अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस, और ये हमारा क्या करेगा? हार्मोन्स सिक्रेट करेगा और डायरेक्टली कहाँ करेगा? ब्लड के अंदर करेगा। और ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे उसी पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आइए, ऑलरेडी देखिए डिफिनेशंस यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है? हैव डक्ट्स, यहाँ पे क्या है? हैव डक्ट्स, डक्टलेस ग्लैंड, नो डक्ट्स प्रेजेंट ऑन इट, राइट। सिक्रेट एंजाइम, म्यूकस, टीयर्स, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन्स, सिक्रेटरी प्रोड्यूसेस रिलीज्ड इन इंटरनल ऑर्गन्स, ये कहाँ रिलीज कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन्स में। सेलिवरी ग्लैंड है, माउथ में पाई जा रही है, तो माउथ में रिलीज होगा सलाइवा, राइट। लैक्रिमल ग्लैंड, आंसू सिक्रेट हो रहा है तो आंख के अंदर। सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट सिक्रेट हो रहा है हमारे स्किन के अंदर, राइट। और ये देखिए रूल्स ऑफ सिक्रेशंस, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इवेंटली रीचिंग अगर टारगेट ऑर्गन्स पे काम करता है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स विच इज गोइंग टू बी डिस्कस हियर। Endocrine glands, these are the lots of endocrine glands are present on it in comparison to male as well as female, right. Here having a hypothalamus भी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ डोपामाइन वगैरह रिलीज करते हैं। पेनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, गले के पास पैराथायराइड, नीचे थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शो किया है, पेनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ब्रेन के अंदर ये 4 पार्ट में,
थायराइड गले के पास, उसी के गले के नीचे पैराथायराइड, यहाँ पे थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, पैनक्रियास, ओवरीज एंड गोनेड्स में टेस्टिस, राइट. देयर इज अ डिफरेंट 10 endocrine glands are there. One by one go through it, right. Master of the master gland called as a hypothalamus, right. Master of the master gland, right. पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट ऑल द हार्मोन सिक्रेटेड, रिलीजिंग इन्फॉर्मेशंस, इनहिबिटिंग हार्मोन. ये एक तरह से रिलीजिंग एंड इनहिबिटर हार्मोन है. कब रिलीज करना है, कब रोकना है, इसको कंट्रोल कर रहा है कौन, हाइपोथैलेमस. प्रोड्यूसेस एंड सिक्रेटेड अलग अलग तरह के हार्मोन्स. TRH है, देखिए थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन नहीं है, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन. CRH है ना, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ACTH एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स. GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, अलग अलग तरह के रिलीजिंग हार्मोन्स है. और इट ऑल्सो देखिए यहाँ पे थोड़े से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा है. डोपामाइन रिलीज कर रहा है, सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ के लिए हमारे पास रिलीज कर रहा है. एंटी डायूरेटिक बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसमें मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए. ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शंस के लिए ये काम करते हैं हमारे. और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. ठीक है ना. मेन ये देखिए हाइपोथैलेमस दो काम कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन है और ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स है. इंटीरियर पिट्यूटरी को पूरी की पूरी आपको कंट्रोल कर रहे हैं. सिस्टेमिक टारगेट ऑर्गन पे काम करता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्विकली. पिनियल ग्लैंड, ये काफ़ी अब कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी नहीं देखने को मिलेगा. ये हमारे एक मिलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, याद रखना मिलेटोनिन. और ये स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है. पिनियल ग्लैंड प्राइमरली सीक्रेट हार्मोन मिलेटोनिन. हमारे पोर्शंस देख लीजिए, यहाँ पे थैलेमस पोर्शन और यहाँ पे है पिनियल ग्लैंड, एक छोटा सा ग्लैंड है बस. ठीक है. दिस हार्मोन्स इज अ वेरी क्रूशियल फॉर व्हाट, स्लीपिंग वेक साइकिल के नाम से जानते हैं, या बोलते हैं इसको सर्कैडियन रिदम, राइट. सिग्नल ऑफ दिस ऑनसेट ऑफ डार्कनेस प्रोमोटिंग स्लीपिंग. डार्क जहाँ हो रहा है उसमें सिग्नल मिल जाती है स्लीपनेस के लिए. एंड इट इज अ प्रोड्यूसिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट. डिपेंड करता है कैसे है उसकी लाइट की इंटेंसिटी. ये एंटीटॉक्सिडेंट भी काम करता है एंड इम्यून फंक्शंस में भी थोड़ी सी मदद कर रहा होता है. याद कर लेना है, प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन, मिलेटोनिन, एंड दैट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्लीपिंग अवेकिंग साइकिल्स को कंट्रोल कर रहा है. पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग जान ही रहे हो, इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड. का मतलब हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर था और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, यानी कि सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करेगा और ये जाके रिपोर्ट करेगा हाइपोथैलेमस को. एकदम पी शेप, एक छोटा सा देखिए शेप की तरह दो पार्ट में बना हुआ. ठीक है. एक एंटीरियर और दूसरा पार्ट पोस्टीरियर पोर्शंस में. सो मास्टर ग्लैंड इट सीक्रेट्स लॉट्स ऑफ हार्मोन्स. इसमें ग्रोथ हार्मोन्स आप याद रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. जहां पे भी ग्रोथ हार्मोन्स की बात होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, ACTH हार्मोन. इतना नाम याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ग्रोथ हार्मोन्स याद रखना है. स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स गोनैड्स के लिए सिक्रेट करने के लिए. ठीक है. और पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास हार्मोन है एंटी डायूरेटिक, ADH और ऑक्सीटोसिन. दो तरह के हमारे पास हार्मोन है, क्योंकि दो पार्ट है एंटीरियर और पोस्टीरियर. पोस्टीरियर में हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इज गोइंग टू बी रिलीज पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. नेक्स्ट पार्ट थायराइड ग्लैंड. देखिए गले के पास पाई जा रही है थायरोक्सिन हार्मोन्स, आपको रिलीज होगा. T3 के नाम से जाना जा रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए थायरोक्सिन T3 एंड T4, एक थायरोक्सिन T4 के नाम से भी रेगुलेट करते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सारे ग्रोथ एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है. देखिए, और इसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए हमारे को चाहिए क्या, आयोडीन सॉल्ट आपको चाहिए. आयोडीन सॉल्ट होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रॉपर वे में रिलीज होती है. और ये अगर प्रॉपर वे में आयोडीन आपने नहीं लेते हैं और प्रॉपर वे में थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो एक डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर या गला घेंग, जो आप बहुत पहले देखते थे, लोगों के गले बड़े हो जाते थे. ठीक है. दैट इज द पर्टिकुलर डिजीज विच इज गोइंग टू बी डन एज अ ग्वाइटर. थायराइड ऑल्सो सिक्रेट कैल्सिटोनिन. नाम से याद हो रहा है कैल्सिटोनिन, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए. हार्मोन्स दैट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, राइट. बॉडी मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करेगा.
ठीक है ना, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट में और उसके फंक्शंस में काम करते हैं। क्योंकि कैल्सिनोटोनिन में क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इंफॉर्मेशंस को ले जाने के लिए, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, कोऑर्डिनेशंस में हेल्प करते हैं, राइट। रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी काम आते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसिंग स्किन, हेयर एंड नेल ग्रोथ्स और ग्रोथ हार्मोन में भी काम करते हैं। थायराइड, देखिए ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन जब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाए तो बॉडी बहुत ही जायंटिज्म हो जाती है, बहुत तगड़ा ग्रोथ हो जाता है, बड़े से बड़े लोग दिखने लगते हैं, खली की तरह, हमारे दिलीप सिंह, रिंकू सिंह की तरह, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर जो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन कम होती है तो बॉडी की ग्रोथ, काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और व्यक्ति छोटा हो जाता है, ड्वार्फिज्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पे गले में पाई जा रही है, इस तरह की ट्यूब बनी हुई है, ठीक है ना, एच शेप इस तरह से बनी हुई है। और यहीं पे आप आगे भी जाके देखोगे, इसी का अगला पार्ट जो देखोगे, ये ऑल जो 4 पार्ट है, यहीं पे अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाएंगे, जिसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, पैराथायरॉइड। इसी थायराइड में भी येलो वाले पोर्शंस को हम लोग क्या बोल रहे हो, थायराइड, राइट। और जो ये 4 सेल हमारे पास है, ये एक अलग तरह का सेल्स बना देंगे जो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, पैराथायरॉइड। देखिए, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट्स पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पैराथॉर्मोन, हार्मोन ना हो करके पैराथॉर्मोन आप बोल दोगे, ठीक है ना, पीटीएच के रूप में। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम के रेगुलेट करने के काम आता है। दिस हार्मोन्स क्रूशियल रेगुलेटिंग अ लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, दे आर टू लो व्हेन एक्टिंग बाय द बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन। देखिए, हर एक न्यूट्रिएंट्स को हर एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस करना है, यही तो इस चैप्टर का कहानी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो कैल्शियम कितनी मात्रा में आपके बॉडी के प्रॉपर वे में बैलेंस करने के लिए चाहिए, वो पर्टिकुलर हमारा कंट्रोल कर रहा है ये ग्लैंड पैराथायरॉइड, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखिए बता दिया है, बोन्स के लिए, किडनी के लिए, हमारा इंटेस्टाइन में कैल्शियम की प्रेजेंस को डिनोट करता है। थाइमस ग्लैंड, बच्चों में पाई जाने वाली ग्लैंड जो ट्रैकिया में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये इमेच्योर 14 साल के एज से अंदर जब होंगे तभी होती है, पाई जाती है, ठीक है ना। दिस सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, थाइमोसिन। और इसका एक ही काम है, इम्यूनाइजेशंस का काम करता है ये, फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रोब्स, राइट। डिफरेंशिएटेड थाइमोसिन विच इज अ क्रूशियल रोल फॉर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, राइट। और ये क्या करता है, टी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल रोल ऑफ द बॉडी अडॉप्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द आइडेंटिफाइंग ग्लैंड्स, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन इन्वेडर्स। देखिए, बचपन में क्या होते हैं कि जब बब्बी जन्म हो रहा है तो उसमें प्रॉपर वे में ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन ये थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, उस समय टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। बॉडी इनर ओम से बाहर होके आ रहा है तो इन्वायरमेंट में खूब सारे माइक्रोब्स हैं, तो उसको फाइट करने के लिए एक अलग तरह की हमारी ग्लैंड्स ऑलरेडी नेचर ने, गॉड ने डेवलप करके दी है थाइमस ग्लैंड के रूप में। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका 14 ईयर एज है, जब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम काम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो ये थाइमस ग्लैंड इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पैनक्रियास, बोथ ग्लैंड का काम करता है। ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जब काम करेगा जब ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज रिलीज कर रहा है एंजाइम, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज करेगा, ठीक है ना। पैनक्रियास ग्लैंड सिक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स, राइट, with insulin and glucagon is the main one, right, being a most prominent regulating blood sugar level, right. Functions, lower high blood sugar level helping cells to absorb and store the glucose. ब्लड में जब ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो इंसुलिन क्या करेगा, इस शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा। और ये कौन सेल क्रिएट करता है, बीटा सेल, जिसे एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। प्लीज रिमेंबर दिस वन, very important specific kind of cells which is present in a pancreas, beta cells, islet of Langerhans, which is releases which one kind of hormones, insulin, ठीक है ना। शुगर, डायबिटिक वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। सेकेंड पार्ट ग्लूकागोन आर, देखिए अब देखिए ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज बनना शुरू हो गया या कम बना, फंक्शंस रेजेस लो ब्लड शुगर लेवल, अब आपके पास शुगर लेवल बॉडी में कम बन रहा है तो क्या करेगा, ये आपके ब्लड के ग्लूकागोन को क्या करेगा, उसके जो ना लीवर से कन्वर्ट करेगा ग्लूकागोन को ग्लूकोज में, ठीक है ना। ये हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स। देखिए वो बीटा सेल्स था आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल्स जो कहलाते हैं, अल्फा सेल्स जो कि क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकागोन। एक और हार्मोन्स यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन के फॉर्म में है जो मॉड्यूलेट्स एंड रिलीजिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, helping to maintain the stable blood sugar level, right? And producing secreted delta cells in a pancreas is also having a functions, right? So making two kinds of important somatostatin, insulin, glucagon, that is the main part, right? याद कर लेना इसको। एडिनल ग्लैंड कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे किडनी के ऊपर पाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम लोग अलग अलग नाम से फियर एंड फ्लाइट हार्मोन्स के रूप में भी जानते हो, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन भी बोले जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन, राइट। योर एड्रिनल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड टॉप ऑफ योर किडनी, राइट। दे प्रोड्यूसेस मेनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एक है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, याद कर लेना, और एडिनलिन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। Adrenal hormones regulate several bodily functions including metabolism, blood pressure as well as body responses to stress. Suprarenal gland and glands of emergency, क्या नाम बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, डर लगना, एकाएक जोश बहुत तेज आना, लड़ते समय खूब सारा एड्रेनलिन का सिक्रीशन होने की वजह से आपस में फाइट करना, ये आपके पास, इसीलिए फियर एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फियर एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, राइट, और क्या कहते हैं, फियर एंड फ्लाइट हार्मोन्स, और फाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही किडनी के ऊपर इतना छोटे से आपको देखने को मिल जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि बोथ किडनी के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, टेस्टिस, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, टेस्टिस जो रिलीज करेगा, देखिए सेक्स हार्मोन है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन hormones, male sex hormone functions stimulate the development of secondary sexual characters, deeper voice, facial body, hair, muscles growth, body proper develop hona, sperm formations, right? These are the kind of functions which is going to take place. Productions हमारा मेल बाई लीडिंग सेल्स के द्वारा होती है, मेड बाई लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, एंड ये क्या करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा और एफएसएस को कंट्रोलेट करेगा, follicle stimulating hormone, stimulate leading cells to produce testosterone. Please understand here, it is going to releases testosterone, play a very very important role. That is a specific male hormones are there which is responsible for two functions, releasing of sperms as well as producing of sperms, and try to make the secondary sexual character development in males after the age of puberty, right. Stimulates sperms producing the sterol cell, right. इस तरह से आपके पास देखने को मिलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉपर एपिडिडाइमिस, ग्लोबस, डक्ट्स, डिफरेंशियस, टेस्टिकुलर आर्टरीज, सिंपल सा है, उतना बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस याद होना चाहिए बस, टेस्टोस्टेरोन किससे रिलीज हो रही है। उसी तरह सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट जो ओवरीज का पोर्शंस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दो हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक एस्ट्रोजन और दूसरा हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, राइट। दोनों ही काम अलग अलग कर रहे हैं, इसेंशियल है, सेक्सुअल डेवलपमेंट कुछ में मिक्स भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहा है। दे ऑल्सो सीक्रेट अनदर हार्मोन रिलैक्सिन, विच प्रिपेयर्स द पेल्विस एंड द चाइल्डहुड, जब चाइल्ड बर्थ होती है तो वहाँ की पेल्विस गर्डल को काफ़ी रिफ्लेक्स कर देते हैं। एनिबिन विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फर्टिलिटी, राइट। एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट गाइड फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो भी आपको देखने को मिल रहा है एस्ट्रोजेंस के थ्रू हो रहा है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग टू बी डन बाय द एस्ट्रोजन, राइट। एंड प्रोजेस्टेरोन दैट इज द स्टेरॉइड्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू डेवलप होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का बनना, प्रेगनेंसी में हेल्प करना, दिस ऑल काइंड्स ऑफ हार्मोन्स इज गोइंग टू बी हेल्प देम, राइट। ठीक है,
ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरीज, फीडबैक मैकेनिज्म आप जानते ही हैं। फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर जो एक अलग तरीके से काम कर रहा है, कैसे किस ऑर्गन को कौन सी हार्मोन्स की ज़रूरत है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ग्लैंड को देगा, वहाँ से जितनी ज़रूरत होगी उसकी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद वो रिस्पॉन्स भी करेंगे सीएनएस के पास कि हमको ये काम हो गया। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस मेंटेनिंग द हार्मोनल बैलेंस in the body where presence of hormone signal endocrine glands increase and decrease of the productions। देखो 3 सिस्टम से मिलके बन रहा है ना, पूरी नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल, और दूसरा पार्ट जो लास्ट तीसरा पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तब जाके ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन रहा है। इफ हार्मोन्स लेवल ऑफ ब्लड राइज एबव द सर्टेन लेवल पॉइंट, ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे आपको हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड कंट्रोलिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रेन लाइक द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रिसीव अ सिग्नल्स टू रिड्यूस हार्मोन सिक्रेशंस लाइक ब्लड शुगर रेगुलेशन, अपने आप कंट्रोल करने के लिए कि आप अपना प्रॉपर तरीके से केमिकल सब्सटेंस रिलीज करिए हार्मोन्स के फॉर्म में। Positive feedback and initial stimulus triggers of hormones releases in which then stimulus further releases that same hormones। चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑक्सीटोसिन्स, तो चाइल्ड बर्थ के लिए हमारे पास चाहिए क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, जो वहाँ की पेल्विक गडल को इसी सॉफ्ट बना देता है ताकि बेबी इजी में पास आउट हो जाए, एज वेल एज लैक्टेशंस के लिए हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन लैक्टिन हार्मोन्स का रिलीज होना। दिस काइंड ऑफ हार्मोन अकॉर्डिंग टू द नीड्स इज गोइंग टू बी डन टू कंप्लीट टू रिलीजिंग अ केमिकल सब्सटेंसेस टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस को करने के लिए काम कर रहा होता है, और एक बार जब हो गया तो उस काम को रोकता भी है कि दैट इज इनफ टू वर्क, तो इसीलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं क्या, फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। सी हियर, ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन्स, और ये क्या, ऑक्सीटोसिन कॉजेज द यूट्रस टू द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स एंड कॉजिंग इट टू द स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देता है, और स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक कॉजेज नर्व इम्पल्सेस टू बी सेंड टू द ब्रेन, और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस को फीडबैक के रूप में चल रहा है। तो ये एक ऐसे ही काम कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हमारा काम कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एक सिंपल सा दिया हुआ एक और भी तरीके का आप लोग समझ जाओ, रेजेस ब्लड शुगर लीवर के अंदर, ग्लूकागोन हमारा लो शुगर लेवल को कंट्रोल कर दिया, प्रमोट रिलीज ग्लूकोज के रूप में, पैनक्रियास यहीं से ये कंट्रोल हो गया, ठीक है। एक दूसरा भी हमारे पास चल रहा है क्या, कि लोअर ब्लड शुगर लेवल है तो हाई ब्लड शुगर लेवल की तरफ आपको कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ से इंसुलिन सेक्रेट कर दिया लीवर के रूप में। हर एक पार्ट एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म के फॉर्म में काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स बॉडी इज गोइंग टू बी वर्क एंड ट्राई टू रिलीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेज, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि हर एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को बहुत ही कम समय में, ताकि हर एक पार्ट को आप कवर कर सको, ठीक है। चलिए आप देखिए, इसको रिकॉल कीजिए ताकि कम समय में आपका यूटिलाइज कर सके हर एक पार्ट को, और कॉमेट हब को आप प्रमोट करें आप लोग, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए स्लाइड के साथ, वन शॉट लेके आते हैं। जय हिंद, टेक केयर।